गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड जय हिंद। स्वागत है आज के अपने यूट्यूब सेशन में। और आज का सेशन है आपका थर्ड में शिफ्ट थर्ड, सॉरी सेकंड में शिफ्ट थर्ड। ठीक है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक आपके सामने हम वीडियो रख रहे हैं। ठीक है, 2 मई का शिफ्ट लेते आते हुए फर्स्ट शिफ्ट आपका हुआ, सेकंड शिफ्ट हुआ, आज का लास्ट शिफ्ट है। और ये शिफ्ट जो रहेगा, दोनों शिफ्ट से मिला के थोड़ा सा, ये जो 2 मई का सेशन हुआ था, ये वाला शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड था। हार्ड का मतलब है कुछ वोकैबुलरी सेक्शन में थोड़े से हार्ड थे असाइनमेंटों में, और एक क्वेश्चन थोड़ा और ज़्यादा हार्ड है, तो उसका डिस्कस करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। जैसे कि हर बार की तरफ देखते हैं, इसमें भी आपको PYQ की आसानी क्लास मिलेगी, जिससे कि हर बार आपको मिलते आता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे नए हैं और नहीं जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सारे एसएससी और पूरे कंपटीशन, सारे कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट तो छोड़ दीजिएगा। जैसे आपको क्लास लगता है, क्लास पूरा देखिए। और जो बच्चे, क्योंकि ये उन्हीं बच्चे के लिए बेनिफिशियल जो प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस पढ़ लेते हैं अच्छे खासे से, उनका रिवीजन भी हो जाता है, उनका सिलेबस भी खत्म हो जाता है, उसके बाद ही PQI पे जाना होता है। तो वही बच्चे हैं, आई थिंक वो बच्चे समझते हैं। ठीक है, ऐसा कंटेंट चाहिए हमें। चलो, तो क्वेश्चन को आपको मैं टाइम दूँगा खाली वोकैबुलरी सेक्शन में, जहाँ पे थोड़ा-सा हार्ड होता है, बच्चे को सोचने का टाइम चाहिए। बाकी सब ऐसे ही सीखेंगे, क्या-क्या मतलब है, क्या नहीं। ठीक है? चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। और भी नए भी हैं जुड़े हैं और पहले पुराने मैं बता देता हूँ कि जो नए बच्चे हैं, मैं हेडिंग सबसे पहले ये देता हूँ और इसी हेडिंग के जितने सवाल होते हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैं एक साथ ऐड करता हूँ। मतलब कि अगर सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है, तो फिल इन द ब्लैंक जितने शिफ्ट थर्ड में पूछे गए थे, उनको एक में ला देता हूँ। जिससे कि ईज़ी पड़ जाता है, आपको भी पड़ेगा, मुझे भी पड़ेगा। चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक से बाबू, और सवाल क्या है कि द लास्ट मैन स्टैंडिंग वाज़ ब्लैंक अ फुली पेड वेकेशन टू द लास वेगास। तो जो सबसे लास्ट मतलब कि कोई लाइन खड़ा होगा, कतार होगा, सबसे जो आखिरी आदमी था, उसको फुली पेड मिल गया। मतलब छुट्टी का जो हॉलिडे वेकेशन होता है, उसको फुली पेड मिला। सैलरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उसको मिला। इसका मतलब है कि पहला एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड सब समझते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी को एप्रिशिएट करना, ठीक है? किसी की परिस्थिति या ईमानदारी को समझना, ठीक है? बेहतर तरीके से समझना, उसको प्रोत्साहन करना, उसको बोलते हैं एप्रिशिएट। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है? चलिए, डिसगार्डेड, डिसगार्डेड का मतलब होता है आपका तोड़ना, ठीक है? फेंक देना, ठीक है? क्या होना? फेंक देना, ठीक है? चलो, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है फेंक देना या तोड़ देना, ये भी नहीं होगा। मतलब कि एक तो उसको कुछ उपहार में मिल रहा है ना, तो बेसिकली उपहार जैसे कुछ वर्ड होगा, तो फेंक देना हो गया। अलॉटेड का मतलब होता है कुछ समय तक किसी को एडमिनिस्ट्रेशन सौंप देना, या कुछ समय तक कुछ चीज़ के लिए काम दे देना। अलॉटेड मतलब होता है ना कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी अलॉट करता हूँ, मैं आपको ये काम अलॉट करता हूँ, ठीक है? तो हो जाता है कुछ समय के लिए काम को सौंपना, ठीक है? कुछ समय के लिए काम को सौंपना। अच्छा, रिवॉर्डेड बच गया, तो रिवॉर्डेड अलॉटेड नहीं होगा, रिवॉर्डेड होगा। रिवॉर्डेड क्यों होगा बाबू? रिवॉर्डेड का मतलब होता है पुरस्कार देना। अच्छा, पुरस्कार देना, ठीक है? पहले लिख लीजिए, पुरस्कार देना। अब यहाँ पे जो सेंटेंस की बात हुई है, एक्चुअली ये उसको मिला है फुली पेड, छुट्टी का पूरा भर के जो भी सैलरी होगा, जो भी व्हाटएवर है, तो वो चीज़ तो उसको इनाम में मिला है ना। तो बेसिकली सुटेबल ऑप्शन हमारा इनाम था। उसको द लास्ट में सेंडिंग वाज़ रिवॉर्डेड अ फुली पेड वेकेशन। ठीक है, एप्रिशिएटेड नहीं, डिसकार्डेड नहीं, अलॉटेड नहीं। चलिए, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट है भी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या है कि इट इज़, क्या है? इट इज़ है, ना कि इट्स है। मैंने पिछले प्रीवियस ईयर में कराया था कि इससे भी सवाल आया था कि इट्स होता है, पॉजेसिव केस होता है, मतलब पॉजेसिव मतलब कि एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है सर, कि इट इज़। तो ये जो आपका कंपाउंड का जो पार्ट है, मतलब कि फर्स्ट ऑफ जो एस दिया है, वो होता है इट इज़ सेंस दिखाता है, ना कि कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो पहली बात कि इट इज़ मान के चलेंगे। इट इज़ ब्लैंक फॉर समवन टू बाय अ प्रोडक्ट दैट कंटेन नो शुगर। तो वो जो हो, हमें आसान पड़ जाता है, सारे इसका मतलब होता है आसान होता है। हमें आसान पड़ जाता है कि जो कि प्रोडक्ट खरीदने में जिसमें कंटेन शुगर नहीं होता है, फ्री शुगर होता है जिसके बारे में, ठीक है? तो पहला आपका इसके अंदर सुटेबल ऑप्शन ईजियर, ईजिएस्ट, ईजिली और ईजी, ईजी, ठीक है? तो बात करें, ये इट इज़ है, इसको एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा है, तो हम पकड़ेंगे इट इज़ है। और इट इज़ के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, दूसरी बात इसके बाद या तो आप एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एडजेक्टिव से नाउन नहीं यूज़ कर सकते, ना ही एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब आएगा, एडवर्ब के बाद नाउन आना जरूरी है। तो इट इज के बाद या तो आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, फ्रेज, फ्रेजर बनाने के लिए एडजेक्टिव यूज होता है ना।
तो एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं या तो आप आईएनजी का फॉर्म नाउन में कर सकते हैं, मतलब वर्ब में। तो चलते हैं, देखिए ईज़ी की बात करते हैं, ईज़ी एक नाउन है, ठीक है? ईज़ी मतलब होता है आसान, आसानता बोल सकते हैं इसको, जो तो ये नहीं होगा। ईज़िली, ईज़िली एक एडवर्ब है, ये भी नहीं होगा, ठीक है? इस सब का मतलब होता है वही, क्या होता है बाबू, आसान, ठीक है? ईज़ी मतलब आसान तरीका। तो ये तो नाउन का काम कर गया, तो नाउन तो यहाँ पे जगह होने वाला नहीं है। देखो ये प्रीवियस बता रहा हूँ कि एक ईज़ी होता है, ईज़ी मतलब आसान होता है, तो ईज़ी तो है नहीं, तो बेझिझक हम ईज़ी मार के आ जाते, ठीक है? ईज़ी मतलब आसान हो गया। चलिए, तो यहाँ पे ईज़ीएस्ट भी नहीं होगा, ईज़ीएस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे द प्रॉपर्टी नहीं दिया है, और द क्यों आना चाहिए सर? द आना चाहिए इसलिए कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री किसी के साथ, बहुत सारे के साथ कंपेयर करते हैं, तब हमें द आने का आवश्यक है। और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री जब लिखते हैं तो द भी आना बहुत ज़रूरी है, आर्टिकल द आता है, जो कि द है नहीं। तो बच गया ऑप्शन नंबर एक ही जो ईज़ियर होगा, तो आँख मूंद के आप ईज़ियर कर लीजिए, ठीक है? ईज़ियर, तो ईज़ियर क्यों हुआ? ईज़ियर काम कर देगा आपका वर्ब का, बाकी नाउन एडवर्ब तो नहीं आएगा, सॉरी एडजेक्टिव है ईज़ियर, वर्ब का नहीं, ऐसे तो लग रहा है। एडजेक्टिव का काम कर दिया आपका, जो एडजेक्टिव आ सकता था, बाकी ये सब नहीं आएँगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे की शी रिड्यूस द वॉल्यूम क्या है? क्या है बाबू? She reduced the volume because the blank music was becoming too much because the थोड़ा-सा छोटा कर देते हम लोग। हाँ, कि शी रिड्यूस द, वो क्या थी? उसने वॉल्यूम को कम कर दिया, उसने वॉल्यूम को कम कर दिया, और कम करने के पश्चात उसने क्यों कम किया? क्योंकि जो आवाज़ था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, ठीक है? टू मच मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया था। अब चलते हैं कि एक्चुअली आवाज़ ज़्यादा क्यों हो गया था? तो पहले आपका कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट अगर डी के ऑप्शन में आ रहा है तो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य। तो योग्य नहीं होगा, लंबे समय तक कुछ होगा तभी तो बंद किया होगा उसने। ठीक है, कंटेंट ये रहा कांस्टेंट, कांस्टेंट आई थिंक वो सुटेबल ऑप्शन है। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, ठीक है? देखिए अब इससे अगर लेके चले तो यहाँ पे कांस्टेंट क्यों होगा मैं बताता हूँ एक्चुअली। कांस्टेंट इसलिए होगा कि अगर यहाँ पे वो लड़की जो साउंड बंद की, क्योंकि जो आवाज़ था वो कांस्टेंट लगातार धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा था। अब लगातार के हिसाब से कांस्टेंट सही है, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी को मेंशन करेंगे। कंटेंट नहीं होगा, ठीक है? कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं होगा, और ए भी गया आपका। लिख लीजिए संतुष्ट व्यक्ति, ठीक है? सिंपल बोल सकते हैं संतुष्ट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हुआ? ओ भी नहीं होगा, कंसीड भी गया। इसी का फिल इन द ब्लैंक्स थर्ड है शायद, ये वाला चलो देखो, कि ही वाज़ स्टेबल ब्लैंक दे मीट, क्या है? कि वो स्टेबल थी, ही है ना, सॉरी, वो स्टेबल था मतलब हो गया था काम, जब वो उससे मिला था। वो स्टेबल था वो टाइम पे जब वो उससे मिला था, मतलब कि दोनों काम हुआ था पास्ट में। अब पास्ट में हुआ था तो अगर सेंस निकाले तो ही वाज स्टेबल, वो मतलब कि स्थिर थी। जब, जब का सेंस देता है बाबू व्हेन, इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब का सेंस देता है व्हेन, बोलते हैं ना कि व्हेन ही वाज 5 इयर्स ओल्ड, ठीक है? व्हेन ही वाज 6 इयर्स ओल्ड, तब वो क्या काम करता था? व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड आई हैडंट प्ले एन चेस, आई हैडंट प्ले एन चेस गेम। देखो, तो जब मैं 5 साल का था तो मैं चेस गेम नहीं खेल पाता था, चाहे नहीं खेलता था, मतलब पहले तो सीखता ही नहीं था, खेल के क्या करेगा? तो आई थिंक ये व्हेन का है, वो जब का सेंस दे रहा है, और दोनों चीज पास्ट में है, जो कि वो काम हो चुके, तो व्हाइल का कोई काम नहीं है, हेंस का कोई काम नहीं है, लेस का कोई काम नहीं। लेस्ट होता है आपका बाबू लिटिल का थर्ड फॉर्म, ठीक है? इसका मतलब होता है अनकाउंटेबल के लिए आता है, जो कि यहाँ पे बात करें तो वर्ब का काम कर रहा है, हेंस तो होगा नहीं, और व्हाइल भी गया, ठीक है? व्हाइल मतलब हाल फिलहाल में लगता है, ये भी पास्ट में लगता है लेकिन हाल फिलहाल में लगता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं काउंटर की तरफ जा रहा था, तभी मेरा पर्स गिर गया, तो बोलूँ कि व्हाइल आई वाज गोइंग टुवर्ड द काउंटर, ये बोल सकता हूँ, आई व्हाइल आई वाज गोइंग टुवर्ड द काउंटर, माय ब्लैंक, चाहे माय वॉलेट फेल डाउन फ्रॉम माय पॉकेट, ये बोल सकता था, मतलब कि मैं काउंटर की तरफ जा रहा था। इसका मतलब है कि फिलहाल फिलहाल पास्ट की जो बात है वो उसमें बोल सकते हैं व्हाइल, बट यहाँ जो है व्हेन सुटेबल ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड क्या है? तो सेकंड है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नॉन एरर। मतलब वही है कि अगर एरर नहीं है तो नॉन एरर का चूज करना है आपको, अगर एरर है तो ठीक करिए, नहीं है तो नॉन एरर टिक मारिए। चलिए, तो पहले एरर, इसमें देखो हार्ड इसलिए हर बार मैं बोलता हूँ चीज कि इसमें हमें ढूंढना पड़ता है। अब ढूंढते हैं एक बार कि कंपनीज विल गो आफ्टर वन अनदर इन देयर मार्केटिंग। वन अनदर का सेंस क्यों आ रहा है यहाँ पे? कंपनीज विल गो आफ्टर, जो कंपनीज होती है वो चली जाती है आफ्टर वन अनदर, होगा कि
अनदर होगा। अनदर जब आती है मार्केट में कंपेन करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए, तभी तो कंपनी चली जाती है। मतलब कंपनी जब जाती है तो दूसरा मार्केट में आती है ना कंपनी, ये कहने का सेंस है। तो यहाँ पे वन अदर नहीं होगा, अनदर होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, आई थिंक स्पेलिंग अंदर पूरा सेंस ही गलत है। आई थिंक ऑप्शन ये होगा, काट दीजिए। वन, वन अदर नहीं होगा, वन अनदर होगा। चलिए आगे भी है नहीं, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी का एरर, अभी एरर में ही घुसे हैं हम लोग, एरर में ही चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि factoring is of course different from and superior than bill discounting from the point of view of the small company। अच्छा, सेंस की बात में जाइए, बहुत बड़ा सेंटेंस है जो कि सेंस में उलझे रह जाएगा, लेकिन मेन अगर टॉपिक बात करें, डिफरेंट के साथ एक फ्रॉम आता है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो डिफरेंट के साथ आपका फ्रॉम आता है, बट सुपीरियर के साथ डैन नहीं आता, यही मिस्टेक है। सुपीरियर, इंटीरियर, प्रीफर, एल्डर, जितने भी आपको मैंने एडजेक्टिव में पढ़ाया है, सुपीरियर, इंटीरियर, इफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, आपके जितने भी सारे वर्ड होते हैं या प्रीफर या ओल्डर, इस सबके साथ टू आता है, ना कि देन नहीं है। ठीक है, जितने भी आई ओ आर वाले मेन मेंशन कर लीजिए, जितने भी आके आई ओ आर वाले वर्ड हैं, इनके साथ कभी भी आप टी एच एन का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी आप टी एच एन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और ना ही और बोल दे तो इसके साथ कोई भी कंजक्शन करेंगे तो करेंगे सिंपल टू का। ठीक है, तो ये कट गया, टू आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो एरर निकलेगा ये रहा आपका, हाँ सुपीरियर देन नहीं होगा, वो भी देखो यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। चलो चलो बढ़ते हैं आगे। इसी का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एरर क्या है बाबू, देखते हैं कि लिखा है कि वेयर कैन आई फाइंड अ गुड चाइनीज रेस्टोरेंट अबाउट हियर। अबाउट का क्या काम है इसके अंदर, डायरेक्टली मिस्टेक दिख रहा है। अबाउट एक फ्रेजल बीच में क्यों डाल दिया है, मतलब वर्ड जैसे उसे रिलेशन है नहीं कि मैं कहाँ गूगल मैप में या कहीं मैं कहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट फाइंड कर सकता हूँ या पा सकता हूँ। तो वेयर कैन आई फाइंड अ गुड चाइनीज रेस्टोरेंट हियर। ठीक है, यहाँ मतलब कि वही चीज होगा, मैप होगा, हियर में कहाँ पे यहाँ से मैं चाइनीज रेस्टोरेंट कहाँ पा सकता हूँ। तो अबाउट का कोई सेंस नहीं है, जो कि है गलत। ठीक है, डायरेक्टली दिया है, इसमें अबाउट का कोई काम ही नहीं था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सवाल क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है बाबू, अभी सवाल है अपना दूसरा कि इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नॉन इंप्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस एनी ग्रामेटिकल एरर। अंडरलाइन पार्ट है, अभी हमें डायरेक्टली गलत दिया है, और डायरेक्टली गलत दिया है तो इसको सुधारना है, क्योंकि बाकी सेंटेंस में नहीं जाना है। इसका मतलब अगर यहाँ पे डेज गलत है तो डेज पे आपको उंगली नहीं उठाना है, उठाना है बस ये अंडरलाइन शब्द को। यहाँ पे आई हैड टू गॉट अप अर्ली सो आई हैव बीन अ डेज इन द मॉर्निंग, आई हैड टू गॉट अप, आई हैड टू गोट अप। ये मत सोचिए कि ये हेड की वजह से यहाँ पे गॉट आया है, मतलब कि हेड के बाद हमें V3 चाहिए, V3 भी नहीं है, V12 से है। ठीक है, हेड के साथ V3 भी आता है। बट मैं एक बात समझिए, कभी भी आप ये समझते हैं कि हैव, हैड या हैज या विल हैव, ये सब ये सब जो होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म तक कैरी करते हैं बेझिझक, क्योंकि ये जब हो चुका होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जब खेल होता है बाबू की वर्ब की वन रहे, V2 रहे या V3 रहे, अगर टू आ गया तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट प्रॉपर्टी लगने ही वाला है, जब तक कोई प्रीपोजिशन बीच में आता नहीं है, जब तक कोई बैर इंफिनिटी का केस बनता नहीं है। तो टू के साथ हमेशा आप इंफिनिटी लगाइए, जो कि यहाँ पे गॉट नहीं गेट होगा। तो अगर इंप्रूवमेंट देखिए तो ये रहा हैड टू गेट अप। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बाकी ये सब रॉन्ग हो गया। चलिए, हैड से टू नहीं है भी रहेगा, हेड का हेड ही रहेगा। आगे करते हैं, इसी का सवाल है, चलो देखते हैं क्या सवाल है। सवाल है कि यू विल हैव टू ब्रेक्स हार्ड व्हेन यू गो डाउन टू द हिल। जैसे कि मान के चलो कि आप हिल पे हो, तो हिल पे अपर जाते टाइम पे एस्केलेटर ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे आप नीचे आएंगे डाउन टू द हिल आएंगे तो आपको एस्केलेटर कम देना पड़ेगा। इसका मतलब ब्रेक पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ब्रेक पे ज्यादा फोकस करना है, ये बात बोला गया है। तो पहले समझो कि इसमें गलती क्या है। गलती की बात करें तो यू विल हैव टू, अच्छा विल, यू विल हैव टू के बाद जो आता है ना, एक चीज समझिए यहाँ पे, पहले तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, बेझिझक कोई गलती नहीं है। बट टू के साथ अब कोई वर्ब लगा रहे हैं ना, तो वो प्लूरल नहीं आता, वो सिंगुलर ही कंसीडर करेगा, वो सिंगुलर ही कंसीडर करेगा। इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा है, अगर मैं टू टू के साथ गो आता है ना, कि आपने देखा कि टू के साथ गोज आता है, नहीं ना, ये नहीं आता, ये आता है। इसका मतलब है कि टू के साथ B1 तो आता ही आता, लेकिन टू के साथ वर्ब का एस फॉर्म नहीं आता। वो एस का मतलब है हमको उसको प्लूरल में करना, सॉरी सिंगुलर में करना होगा। ठीक है,
तो सिंगुलर नहीं होता, सिंपल। एक में बात करें, यहाँ पे उल्टा हम लोग लिख दिए। ये तो आपका प्लूरल हो गया ना, ठीक है। जैसे ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक सिंगुलर हो गया, बट वर्ब वन के बाद हमें प्लूरल की कंडीशन चाहिए। इसका मतलब है कि टू गो ही रहेगा, गोज नहीं हो जाएगा। गोज का मतलब सिंगुलर की बात हो जाती है। तो यहाँ पे जो ब्रेक है ना, ब्रेक्स नहीं होगा, ब्रेक होगा। हार्ड का हार्ड कोई सेंस नहीं, गलती नहीं है। तो यहाँ पे जो ब्रेक हार्ड, ये ऑप्शन आपका डी। क्लियर हुआ? एक बात देखिए, टू के साथ वी वन तो आता ही आता है, लेकिन टू के साथ वी वन का जो लेंगे ना वर्ब, वो आप प्लूरल कंडीशन में लेंगे। इसका मतलब टू के साथ गोज नहीं आता, आप डायरेक्टली समझ पाएंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है लास्ट इसका, फिल द ब्लैंक्स का क्या है कि एट द ग्रोसरी स्टोर, एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफी इज इन एन सेम एसिल्स एस टी। सेम एसिल्स, देखो एसिल्स का मतलब होता है, कहीं आप बोल सकते हैं गली बोल सकते हैं, ठीक है, गली बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं गलियारा सिंपल बोल सकते हैं, पाथ बोल सकते हैं, वो रास्ता बोल सकते हैं, वैसे ही कुछ सेंस देता है। अगर बेसिकली मीनिंग देखें तो एट ए ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी का मतलब होता है जहाँ पे आपके डेली के सामान मिलते हैं, आपके घर पे जो आप लगाते हैं, घर पे जो खाना पीना सब्जी ये सब के ग्रोसरी बोलते हैं। तो ग्रोसरी स्टोर कॉफी इज इन द सेम एज, जो कॉफी बोला जा रहा है कि जो कॉफी होगा बाबू वो टी के लाइन में होगा, जहाँ टी होगा वहाँ कॉफी रखा होगा, ये बोलने का सेंस है। तो एसिल्स मतलब दिया है, बट यहाँ बात करें तो एरर इसके अंदर डायरेक्टली दिया है कि सेम के साथ तो एन का प्रॉपर्टी तो पहले नहीं आएगा, क्योंकि एन आता है वोवेल साउंड के लिए, एन नहीं आएगा। और यहाँ पे द सेम सेल्सिस, सेम एसिल्स के साथ द कंपलसरी आना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आपका, ये रहा, द सेम एसिल्स एज हो जाएगा, तो ये गया ये गया ये गया। क्लियर हुआ? द सेम एसिल्स हो जाएगा, ठीक है, एसिल्स एज। ठीक है, बाकी सब अच्छा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। अब 4 क्या कहता है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अब हमें वर्ड चूज करना है जो कि क्या करे, गिवन ग्रुप वर्ड को चूज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड क्या है पहले, तो वर्ड की बात करें, बहुत इजी वर्ड है, ज्यादा ये बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं, सबसे इजी लगता है मुझे कि द साउंड मेड बाय द फ्रॉग। साउंड वर्ण सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। द साउंड मेड बाय द, जो मेंढक साउंड निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो मेंढक साउंड निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंपल ट्र ट्र निकालते हैं ना, हिंदी में अगर बोले तो, अगर वोकैब के सेक्शन बोले तो ट्र ट्र निकालता है, वही ट्र ट्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि लायन तो दहाड़ता है, लेकिन इंग्लिश में रॉर बोलते हैं ना, तो रॉर तो हो जाएगा पहला ऑप्शन तो लायन के लिए, लायन दहाड़ता है बाबू, तो लायन नहीं, मेंढक का आवाज नहीं निकालेगा। चलो क्रॉक, क्रॉक का मतलब होता है, देखो एक मेंढक ट्र ट्र जो करता है ना, वही का मतलब होता है क्रॉक, ठीक है, वो हो जाएगा। मुंह निकलता है काव, मौ करके जो काव निकलता है गाय, उसको बोलते हैं मुंह। और ट्रम्पेट मतलब हाथी, ऊ करके निकलता है ना, एकदम अलग ही साउंड निकलता है, वो हाथी निकलता है। तो लिख लीजिएगा एक बार, आई थिंक आपको नहीं पता होगा, इसका ये साउंड हाथी निकलता है, ठीक है, हाथी। ये हो जाएगा आपका काव, गाय निकलती है। और ये हो जाएगा लायन, ठीक है, लायन हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका बच गया फ्रॉग, मेंढक हो जाएगा। चलिए, कोई बड़ा डिटेल नहीं था, लेकिन काम आएगा, शायद लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स, चलो ये बहुत अच्छी सवाल है कि अच्छा सवाल है कि क्या इसको बोलते हैं। पहली बात, वो जो जेम होता है ये प्रीशियस मेटल होता है, प्रीशियस थिंग्स को बोलते हैं जेम्स। जेम्स कोई बड़ा चीज नहीं है, हीरो को भी जेम्स बोल सकते हैं, हीरो जैसा दिखता है, एकदम चमकता है, अनोखा दिखता है, प्रीशियस दिखता है, उसी को बोलते हैं जेम्स। तो ऐसा कला जो जेम्स को काटता है, सिंपल हीरे को भी काटना क्या बोलते हैं बाबू, ऐसा भी समझ सकते हैं आप लोग। तो उसको काटने का प्रोसेस क्या होता है, तो उसको बोलते हैं लैपिडरी, ठीक है। और जो पर्सन होता है ना, जो कि हीरे का परख करता है, हीरे की जौहरी का परख जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैपिडरिस्ट, ठीक है, लिख लीजिए। लैपिडरी मतलब हो गया ये कटिंग ऑफ आर्ट ऑफ, एक होता है लैपिडरिस्ट, ठीक है। लैपिडरिस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जांचना, ठीक है, चाहे इंस्पेक्शन बोल सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ, इंस्पेक्शन ऑफ जेम्स, जेम्स एंड अदर, अदर प्रीशियस मेटल, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ जेम्स एंड अदर प्रीशियस मेटल को बोलते हैं लैपिडरिस्ट, जो वैसा व्यक्ति करता है उसको बोलते हैं लैपिडरिस्ट। क्लियर हुआ? चलिए, माइनिंग का मतलब खुदान होता है, सॉरी खुदाई होता है, ठीक है, वो तो नहीं होगा। ज्वेलरी मतलब गहने होगा, ये भी नहीं होगा। फिलेटरी का मतलब होता है डाकघर, जहाँ पे डाकघर का संग्रहालय चाहे डाकिया रखा रहेगा, उसको फिलेटरी बोलते हैं। चलिए आगे करते हैं सवाल को, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, तो इजी है। चलो इसको तो आप रॉन्गली दिखा है तो करेक्टली छाट दीजिए। तो करेक्टली छाट देंगे डेकोरस, डेकोरस कट गया, चलो डेकोरस कट गया, डेकोरस तो एक सही वर्ड लिखा है। डेक्लिविटी भी कट गया जी, डेक्लिविटी भी कट गया, सही वर्ड लिखा है। कॉस्मोपॉलिटन भी होता है सर्वव्यापी जी, सही लिखा है। एक गलती हो गया कॉपियस,
गलती हो जाएगा कॉपीश। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वव्यापी, जो एक जगह नहीं दूसरी जगह पहुंचे रहता है, ठीक है। तो हो गया आपका डेकोरस भी खत्म हो गया और क्या डेक्लिविटी भी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, डिस्कशन कोई योग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं चाहिए इस चीज का। चलिए आगे करते हैं। वापस इनकरेक्टली है, देख लेते हैं क्या है। पहले आपका बेयरली, बेयरली बोलते हैं ना, मुश्किल से, हार्डली, मुश्किल से, तो बेयरली आई थिंक सही है, कोई गलती नहीं है। बोल्डली मतलब होता है साहसी, मीनिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी कट गया। लास्टली अंत, हाँ अंत वाला चीज, लास्टली भी सही है। हैप्पीली की स्पेलिंग गलत है, डबल एल नहीं होगा। हैप्पीली की बात करें तो HAPPILY होता है, हैप्पीली, खुशहाल, ठीक है। चलो आगे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? तो 7 है आपका, इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस, हाँ, चूज ऑफ द अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस। अच्छा, इडियम फ्रेजेस, मुहावरे कहावतें आ गए हैं आप लोग। अब मुहावरे कहावते में सबसे पहले क्या है बाबू? बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है, बहुत ही फेमस कहावत है, मैंने इसको पढ़ाया भी है वोकैबुलरी सेक्शन, मेरा लास्ट वीडियो को, वीडियोस में सबसे लास्ट में जाएगा तो यहाँ पे लिखा होगा वोकैबुलरी सेक्शन 50 से करके, वहां पर जाके देख सकते हैं, उस समय मैंने अटेंड कराया। तो अगर मैं बात करूँ तो बीट अबाउट द बस ऐसा कहावत है जो कि इतना बार रिपीट हुआ एसएससी में। अब मेनली इसका मतलब याद रख लीजिए, जो बीट अबाउट द बस कहावत ये होता है कि अपने मेन मुद्दे से भटक जाना। जैसे अगर बात अगर सीरियस की हो रही है तो मेन मुद्दा वो नहीं है, बात को घुमा फिरा देना, उसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश, ठीक है। तो पहले आपकी प्ले ट्रिक विद समवन, नहीं किसी के साथ ट्रिकली कुछ चीज खेलना, जो कि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गया। अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक, जी, मेन टॉपिक को अवॉइड कर देना, मेन टॉपिक जो बात हो रहा है उस चीज को अवॉइड कर देना, उसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाबू आपका इडियम्स कि अ बेड ऑफ नेल्स। अब बैड ऑफ नेल्स का मतलब क्या होता है? तो ये बात समझ लीजिए, देखिए मेनली अगर मैं पहले मीनिंग बताता हूँ। अब बैड ऑफ नेल्स का मतलब होता है किसी, आप घटना, घटना बोल सकते हैं, या आप किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है, या कभी अनकंफर्टेबल पोजीशन को फील करते हैं। और सिंपल आप समझिए कि कोई आपका कोई कोई सिचुएशन स्पेसिफिक में आप अनकंफर्टेबल फील करें, उसी को बोलते हैं आपके क्या चाहिए, बेड ऑफ नेल्स। अब याद कैसे करेंगे? अब बेड पे जब कीले बिछा दिया जाएगा, अगर कीले वाला एक बेड रहेगा तो उस पे आप सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, चुभेगा, तो उसी से ही आप याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल पोजीशन में होना, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी गया, सी गया, डी गया, ठीक है। अब प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल पोजीशन, सिचुएशन को बोलते हैं, सिचुएशन को बोलते हैं काची, अ बेड ऑफ नेल्स। चलिए, चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन खेल, और मेन खेल ये है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। तो फटाफट इसको बनाइए, कुछ टाइम है आपके पास, तब तक के मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है। आपके पास कुछ सेकंड का टाइम, फटाफट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम हैज द गिवन वर्ड, ये हमारा सबसे पहला सवाल है सिनोनिम्स का, ठीक है। सिनोनिम्स से सबसे मेन मुद्दा है कि हमें वर्ड को समझना पहले बहुत जरूरी है, उसका मीनिंग, तब हम चीज को बना पाएंगे। और मीनिंग कैसे तैयार होगा? आपके प्रैक्टिस से, डेली पढ़ने से होगा, डेली वोकैबुलरी याद करने से होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बात करें अल्टीरियर का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहला ये, अल्टीरियर का मतलब होता है कोई गुप्त हो सकता है, सीक्रेट होता है, क्या होता है, कोई गुप्त होगा, सीक्रेट को बोलते हैं अल्टीरियर, ठीक है। गुप्त तो बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, सीक्रेट, सीक्रेट को बोलते हैं ना गुप्त चीज। अब गुप्त जैसा ही कुछ सिनोनिम्स बोलना पड़ेगा, सिनोनिम्स निकालना पड़ेगा। सीक्रेट होता तो हम डायरेक्टली मार सकते थे, बट सीक्रेट है नहीं, तो एक एक वर्ड को समझते हैं। देखो एंटीरियर, ये जो एंटीरियर, एक एंटीरियर होता है अंदर का, एक्सटीरियर होता है बाहर का चीज। एंटीरियर एंगल मतलब कि एंगल के अंदर का चीज, एक्सटीरियर मतलब कि एंगल के बाहर का चीज। बट ए वाला शब्द, ये भी एक वर्ड है, मतलब ये गलत है। एंटीरियर का मतलब होता है शरीर के अंग,
शरीर के अंगों को बोल देते हैं कभी-कभी, शरीर के अंग जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं इंटीरियर, ठीक है? ठीक है। प्रियर का मतलब होता है पहले, प्री मतलब पहले होता है, इसलिए प्रियर का मतलब कोई घटना या कोई चीज़ पहले हुआ हो, ठीक है? सबसे पहले हुआ हो, पहले, ठीक है? चलो एंशिएंट सब समझते हैं, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है, प्राचीन होता है, ठीक है? चलो प्राचीन होता है। और इवेंचुअल मतलब होता है अंतिम या अंत का कोई काम, अंतिम बोल सकते हैं इसको, ठीक है? अब मिलाना स्टार्ट करो। तो पहली बात तो स्टार्ट करें गुप्त। गुप्त एक सीक्रेट वर्ड है और सीक्रेट से क्या रिलेशन निकलता है? मतलब सीक्रेट ऐसा होना चाहिए था। क्या शरीर के अंग क्या सीक्रेट से रिलेशन करता है? नहीं, तो ये तो ऑप्शन तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। एक पहले है, एक सीक्रेट है, तो ये दोनों से कोई रिलेशन है? नहीं। एक पहले मतलब कि पहले हो गया, बिगिनिंग है, और सीक्रेट मतलब गुप्त हो गया, तो इससे रिलेशन है नहीं। एंशिएंट प्राचीन और सीक्रेट में कुछ अंतर हल्का-मुल्का लग रहा है, और लास्ट में अंतिम और गुप्त। देखो, अगर तीनों में मिला के चलें, यही क्वेश्चन के बारे में ज़िक्र कर रहा था, थोड़ा-सा हार्ड है। अगर तीनों मिला के चले, तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन मुझे डी लगना चाहिए, एंशिएंट भी नहीं होगा। प्राचीन का मतलब ये नहीं कि गुप्त होगा, बट अंतिम का मतलब हो सकता है गुप्त होगा। कोई चीज़ आप लास्ट में रखें, उसको छुपा के रखें, तो अंतिम में गुप्त से हल्का रिलेशन लगता है, लेकिन प्राचीन का कोई रिलेशन नहीं लगता है। प्राचीन मतलब क्या हो गया? पहले का, तो उससे गुप्त से क्या रिलेशन है? ठीक है? तो यही लगता है, बट इसको थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड दे दिया, टफ दे दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। पेपर को देख लेंगे, एसएससी को थोड़ी देखेंगे। चलो, यू वर मेड एट मी फॉर हैविंग द सेम एबिलिटी इज यू। मेड होता है, MED होगा, मेड बनाना। तो जो आपके पास एबिलिटी है वैसा आपने बना दिया। तो एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, ठीक है? क्षमता बोलते हैं, क्षमता। क्षमता बोलते हैं ना, क्षमता मतलब कि इसके पास क्षमता है वो चीज़ को करने के लिए। ही कैन हैव एबिलिटी, इसके पास एबिलिटी है इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो फीचर्स मतलब होता है, पहले तो फीचर्स नहीं होगा, फीचर्स एबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। और साइनो हम पढ़ रहे हैं हम लोग। फीचर्स का मतलब होता है गुण बोल सकते हैं, ठीक है? तो गुण मतलब अंदर दिखता है, एबिलिटी मतलब उसी को काम करने की एबिलिटी हो, क्षमता हो। तो सम पे बात करते हैं, स्किल इज द बेस्ट ऑप्शन। इन एफिशिएंसी भी गया आपका, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीला होता है, ठीक है? लचीला होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गया। मेनली बात करें तो एक क्षमता, क्षमता इसमें आदमी में कब है? जब उसके पास स्किल होगा, कोई काम करने का स्किल होगा आपके पास, तभी आप चीज को कर पाएंगे। तो मेन रिलेशन क्या दिखा रहा है कि जब आदमी के पास कोई काम करने का निपुण हो, कोई चीज में हो, तो उसे बोलते हैं। एक एड्रॉइड का मतलब भी होता है, एड्रॉइड का मतलब भी होता है यही स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो आप कोई चीज कर सकते हैं, ठीक है? तो आई थिंक द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज सी, ठीक है? स्किल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 आ गया आपके एंटो में। तो एंटो में भी आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटो है कि आई नीड टू स्पेंड सम टाइम फिक्सिंग द डिसऑर्डर ऑफ माय बुक्स। मेरा जो समय कुछ मुझे देना चाहिए अपने जो बुक शेल्फ पे जितने बुक्स रखे हैं जो डिसऑर्डर में है। डिसऑर्डर का मतलब होता है जो सही क्रम में ना रखा जाना, ठीक है? चलो आपके पास टाइम देता हूँ, पहले बता देता हूँ कि डिसऑर्डर का मतलब होता है जो सही क्रम में ना रखा जाता है। अब सही क्रम में जो नहीं किया जाता है, और एक मतलब सही क्रम में रखना, यही अपोजिट सेंस है। फटाफट इसको ढूंढिए आप लोग, ठीक है? चलिए करिए जल्दी। ठीक है, हुआ? फटाफट करिए इसको, फिर आगे करते हैं हम लोग। चलो देखो इधर। तो पहला बात को डिसऑर्डर मैंने आपको जैसे ही बोल ही दिया। आई थिंक डिसऑर्डर का मतलब होता है सही क्रम में ना रखना, ठीक है? सही क्रम में ना होना उसी को बोलते हैं बाबू डिसऑर्डर, ठीक है? अब सही क्रम में ना हो, एक सही क्रम में होना, दोनों में फर्क है ना। एक सही क्रम में होना, सही क्रम में ना होना। तो पहले आपकी कंडीशन, कंडीशन को बोलते हैं ना कि शर्त बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये कंडीशन है। आप कंडीशन के बेसिकली सर से रिलेशन होता है, जो कि ये तो नहीं होगा। कंडीशन का मतलब कोई कर्म बोल सकते हैं, कार्य बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए, चॉइस का मतलब यही होता है बाबू, कोई क्रम में रखना, इसका मतलब चॉइस होता है। मतलब हमें एंट्री ढूंढना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। मतलब सही क्रम में रखने को बोलते हैं चॉइस। रेगुलेट मतलब होता है नियंत्रण करना, करना, नियंत्रण करना। और प्लेग एक बीमारी का नाम है। तो पहली बात तो प्लेग तो कैंसिल कर दीजिए, बीमारी से कोई रिलेशन है नहीं हमारा। बच गया ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेट, एक नियंत्रण करना, एक नियंत्रण को बिगाड़ देना।
तो दोनों में फ़र्क है एंटोनिम्स का? जी, है आंसर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन है आपका अब्रिज। क्या है? अब्रिज। तो अब्रिज क्या होता है? देखिए, अब्रिज का टाइम तो इसके अंदर चलो एक ही बचा, टाइम क्या देना है। देखो, अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है? इसको बोलते हैं शॉर्टन करना, शॉर्टन करना, ठीक है? छोटा करना। अब्रिज मतलब होता है छोटा करना। अब छोटा कर का में एंटो जाना है, ठीक है? सिनो नहीं जाना है। तो साइकोफेंट है, ठीक है? साइकोफेंट है। अच्छा, ऊपर ऑप्शन था? ऊपर देखते हैं एक बार, ऑप्शन था? नहीं, सब तो बता दिया गया। चलो, साइकोफेंट, ये रहा। चलो, साइकोफेंट बोल रहा हूँ, सॉरी। छोटा करना, छोटा का मतलब कि एंटोनिम्स होगा बड़ा करना। आई थिंक सामने आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, एलोंगेट मतलब होता है बढ़ाना। को बढ़ाने को बोलते हैं एलोंगेट करना, ठीक है? ठीक है, साइकोफेंट हो गया, साइकोफेंट हो गया आपका। इसका मतलब होता है शब्दों को शब्दों को शब्दों के अक्षरों कर लीजिएगा, ठीक है? शब्दों के अक्षरों अक्षरों में काट छाटना। और इसी की मैंने लिखा कि हाँ, ग्लैंस लिखा। ग्लैंस में मैंने जी हटा दिया तो लेंस हो गया। हो गया ना? तो ऐसे शब्द हो जिसको अक्षर काट-काट के छोटा करना, उसी को बोलते हैं भाई सिंकोपेंट, ठीक है? 45 मतलब होता है किलेबंदी। तो किलेबंदी ये छोटा करने से रिलेशन है नहीं। किलेबंदी कहने मतलब कि छोटा करना, सिर्फ बड़ा कर देना। किलेबंदी क्या पता छोटे में भी हो सकता है, क्या पता बड़े में भी हो सकता है। तो ये सबसे सूटेबल ऑप्शन है। अगर नहीं होता आई थिंक 45 सही ऑप्शन था। इसका मतलब होता है किलाबंदी, ठीक है? और टैपर, टैपर मतलब होता है बहुत धीरे-धीरे कम करना कोई चीज़ को, ठीक है? धीरे, धीरे कम करना, ठीक है? चलिए, हो गया? चलो, तो आई थिंक आपका शायद क्लियर है। अब बढ़ते हैं बाबू अपने आखिरी पड़ाव में, जिसको बोलते हैं प्यार से सिनोनिम्स, ठीक है? सिनोनिम्स बोल रहे हैं। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज प्लस कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज बोलिए। ये होता है बाबू कि कहीं से भी उठा के पूछ देगा, कंपल्सरी नहीं कि कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, ठीक है? चलो, स्टार्ट करते हैं। पहले बात को आपको पढ़ना है, चीज़ को पढ़ना है, पढ़ोगे सब समझ में आएगा। अब मेनली पढ़ने से कुछ क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, ठीक है? पढ़ने से क्वेश्चन हो जाते हैं, तो क्योंकि ये जो हार्ड होता है, हार्ड के कारण है कि ये कहीं से पूछ देता है, हमें कन्फर्मेशन नहीं होता कि कहाँ से आएगा। बट हमें बनाना कैसे, वो अप्रोच आना चाहिए। अप्रोच कैसे आएगा? जब आप सवाल को पढ़ेंगे, तो 50 से 40% आपका सॉल्यूशन वहीं बन जाएगा। बच गया 60% तो ऑप्शन से बना सकते हैं। मेरा ये फंडा रहता है, ठीक है? मैं हर बार यही बोलता हूँ। तो एक बार पढ़ते हैं कि इन स्विट्जरलैंड these glacial melt waters are blank for hydropower. In fact, water falling in 93% of Switzerland ultimately passes blank at least on one on one electric power plant before even the country. So one consequence is that melting glacier help to blank for low rainfall time at the times of drought, filling reservoir to supply the nation's blank supply. इसका मतलब कहना गया है कि स्विट्जरलैंड हमारा जो है, स्विट्जरलैंड, वो वहाँ पे जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जो ग्लेशियर्स जो मेल्ट वाटर होते हैं, ग्लेशियर ग्लेशियर जो बोला गया है, तो उससे हम हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करते हैं। अब हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर कैसे जनरेट होता है? तो सिंपल है कि एक टरबाइन आता है, टरबाइन में जब पानी गिरता है तो टरबाइन रोटेट होता है। अब हम इसको डायनेमो बोल सकते हैं। जब वो रोटेट होता है तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें वो स्टोर करके फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाता है। तो मेन ऑफ द ऑक्यूपेशन स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि मेल्ट वाटर से हम बिजली पावर हाइड्रो पावर बना लेते हैं। इनफैक्ट बोला गया कि फॉलिंग 93% जो पानी रेनफॉल होता है, वो क्या होता है अल्टीमेटली पास होता है कहाँ पे? अ, अम, हाँ, दूसरे कंट्री को जाने से पहले हमारे इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट होता है, तो हम दूसरे कंट्री में भेज देते हैं। ठीक है, वही बोला गया है। एंड सो द कंसेप्ट इज मेल्टिंग ग्लेशियर हेल्प। और जो ग्लेशियर मेल्टिंग होता है, वो ज़्यादा करके हमें काम देता है कब? कब? एक सूखे के टाइम, जब हमारा पूरा बारिश नहीं हुआ, सपोज करें तो रेनफॉल के टाइम जब सूखा पड़ जाता है तो वहाँ काम देता है, ठीक है? और फिलिंग रिजर्वर कहाँ काम देता है? अदर नेशन को सप्लाई करने के लिए। तो आई थिंक स्विट्जरलैंड इस तरह से काम करता है। अब चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। तो पहला है कि इन स्विट्जरलैंड दिस ग्लेशियल मेल्ट वाटर आर ब्लैंक फॉर पावर हाइड्रो पावर। तो ब्लैंक फॉर देखते हैं क्या ऑप्शन। तो पहला है कि स्विट्जरलैंड ग्लेशियल मेल्ट आर ब्लैंक फॉर हाइड्रो पावर। तो ब्लैंक मतलब चूजन फॉर हाइड्रो पावर नहीं, उसके लिए चूज नहीं किया गया भाई, चूजन तो ऑप्शन नहीं लगेगा। प्लॉटेड भी नहीं होगा, ग्लूड भी नहीं होगा। यूज्ड, हाँ यूज्ड हो सकता है। हाँ यूज्ड ही होगा, क्यों होगा?
यूज़ क्यों होगा कि ये जो मेल्ट वाटर है हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यूज़्ड कर रहे हैं एज़ अ पावर बनाने के लिए, ठीक है? क्या बनाने के लिए? हाइड्रो पावर बनाने के लिए हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ होना चाहिए, ठीक है? चलो आगे करते हैं। फिर है इन फैक्ट वाटर फॉलिंग 93% स्विट्जरलैंड अल्टीमेट पासेस पासेस का थ्रू लगता है आई थिंक थ्रू एटलीस्ट वन एन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो पासिंग होता है, देखते हैं पासिंग क्या होता है। आगे सवाल है? नहीं। चलो इसके बाद अब मजा आएगा क्योंकि नेक्स्ट में है तो देखने में आसानी होगा। चलो मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। चलिए आ जाते हैं दूसरा नंबर। तो पासेस फोर, पासेस विथ, पासेस थ्रू, पासेस बीनीथ, ये रहा। तो पासेस फोर तो होगा नहीं पहला सेंस, ठीक है? पासेस फोर नहीं लगता है तो ये पहले ही काट दीजिएगा आप, ठीक है? ऑप्शन नंबर पासेस विथ हो सकता था लेकिन किसके साथ जाता है तब ना, तो विथ भी नहीं होगा। पासेस थ्रू किसी के सहारे जाता है। अब पासेस थ्रू कहाँ पे बाबू? पासेस थ्रू एटलीस्ट क्या? पासेस थ्रू एटलीस्ट वन ऑन वन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है? इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पासेस होता है बिफोर दूसरे कंट्री में जाने से पहले, बिफोर इवन द ब्लैंक द कंट्री। इसका मतलब सर्विंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, हम सर्व करते हैं। चलिए सर्विंग होना चाहिए। देखते हैं कि थ्रोइंग है, कैचिंग है, लिविंग है, सर्विंग तो है नहीं। चलो देखते हैं क्या ऑप्शन है। थ्रोइंग है, फेंकते नहीं है बाबू। कैचिंग कैच नहीं करते, सेविंग नहीं करेंगे, लिविंग करते छोड़ते हैं, ठीक है? कंट्री के लिए हम लोग छोड़ते हैं। कब? पावर प्लांट जाने के लिए, उसके पहले चीज को कर लेते हैं फिर कंट्री को दे देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आपका लिविंग, ठीक है? इवन लिविंग द कंट्री। सो वन कंसिक्वेंस दैट मेल्टिंग ग्लेशियर हेल्प। तो मतलब क्या निकलता है कि जो मेल्टिंग ग्लेशियर है वो क्या हेल्प करता है? हेल्प टू फोर, हेल्प टू फोर क्या करता है? हेल्प टू फोर, ये रहा। चलते ऑप्शन नंबर हेल्प टू फोर, हेल्प टू फोर कंपनशेट। अच्छा कंपनशेट, सरेंडर, स्लेट, स्टॉल। तो स्टॉल तो नहीं होगा, स्लेट भी नहीं होगा, सरेंडर मतलब कि हाँ निहत्थे हो जाना, तो ये तो सरेंडर का इसका कोई सेंस ही नहीं है। कंपनशेट होगा, ठीक है? क्या होगा? कंपनशेट होगा। कंपनशेट का मतलब कि एक दूसरे से काम चला लेना, ठीक है? कंपनशेट सही ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि जब मेल्टिंग ग्लेशियर होता है तो हम क्या करते हैं कि जब लो बारिश होता है तो उसके अंदर भी हम चीज को कंपनशेट करके काम चला लेते हैं। तो कंपनशेट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर लो रेनफॉल टाइम्स ड्रॉट। देखो दिया है फिलिंग रिजर्वेयर, रिजर्वेयर को जो हम फिलिंग करते हैं टू सप्लाई द नेशंस। नेशंस को क्या सप्लाई करते हैं बाबू? अब तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, पर देख लेते हैं क्या सप्लाई की जा रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेज है एनर्जी, जी बिल्कुल है, वापस दिया है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है एनर्जी। हम कोई स्टेज नहीं दे रहे हैं, कोई खाना नहीं दे रहे, ना कोई हवा दे रहे हैं, हम दे रहे हैं एनर्जी, ठीक है? नेशंस को हम क्या दे रहे हैं? एनर्जी। तो यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी, ठीक है? ये रहा। तो सप्लाई द नेशंस एनर्जी सप्लाई, ठीक है? सप्लाई द नेशंस एनर्जी सप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में बहुत अच्छी तरीके से? तो इस तरह अप्रोच करना है। देखो इसमें से ये नहीं बोलूंगा कि 100% आप पैसेज कर ही सकते हैं, ठीक है? 100% आप पैसेज कर ही सकते हैं, जरूरी नहीं है, कुछ परसेंट छूट जाता है, बट मोस्टली तो आप चीज को अटेंड कर पाएंगे। और जब आपका प्रैक्टिस इतना दमदार हो जाएगा, जब प्रैक्टिस आप इतना कर पाएंगे, उसके बाद तो क्वेश्चन ही हलवे लगने लगे, इजी लगेंगे, ठीक है? चलो चलिए, तो अब आगे हम बढ़ते हैं अपने। अब क्लास आपका खत्म हो चुका है। आपने आज हम लोग थर्ड शिफ्ट 2 मई का 2023 का लेटेस्ट पेपर जो कि हम लोग ने खत्म कर लिया। अब बात करें 3 मई करेंगे, ठीक है? धीरे धीरे मई का सेशन लाएंगे, फिर मई के अंदर जितने आपके हुए एग्जाम सब शिफ्ट को हम धीरे धीरे डालेंगे, ठीक है? तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा और बनने के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और बात रही आपके पीडीएफ लिंक की, तो ये चीज़ लास्ट में बोलना है कि ये आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट लिखिएगा, नहीं तो डायरेक्टली हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक रहेगा, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम लिंक से। सारे उसमें पीडीएफ डाले हुए हैं ऑलरेडी, और भी नए नए ऐड होते रहते हैं। मैथ का भी आएगा, जीके जीएस का भी होता है, और इंग्लिश का आपका डेली मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है? और नहीं होता तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं आपके कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।